गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। सेकंड लेक्चर है हमारा, रिवीजन करते हैं सेक्शन 35। पहला सेक्शन कहता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। किस चीज़ के? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, स्टॉक ऑफ गुड्स, आईटीसी, आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर इन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वहाँ पे भी आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। फिर ये कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना चाहो तो रख सकते हो। दिव्यांश बैठ जा, तू बैठ, सीधा खड़ा हो, बैठ। वेयर हाउस ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर को भी गुड्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। किसका गुड्स आया, किसका गुड्स कहाँ पे गया, कितने टाइम स्टोर करके रखा। कमिश्नर चाहे तो कह देगा एडिशनल मेंटेन करना पड़ेगा। कमिश्नर चाहे टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कि ये वाले रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सब्जेक्ट सेक्शन 6 ये 17(5) ब्लॉक क्रेडिट को छोड़ के ये कह रहा है इन अकॉर्डिंग टू प्रोपोजिशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट वाला है ना कि हम आए और जिसके रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल नहीं मिले तो उसको तो हम क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। ठीक है। तो पांचवा नहीं, इसमें 4 के बाद डायरेक्टली छठा है। ठीक है ना। तो पहला है रजिस्टर्ड पर्सन को रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। सेकंड है वेयर हाउस कीपर को और ट्रांसपोर्टर को करना है। फिर है कि कमिश्नर चाहे तो एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, कमिश्नर चाहे तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 4 हो गए ये। पहला रजिस्टर्ड पर्सन, वेयर हाउस का ओनर एंड ट्रांसपोर्टर, रिकॉर्ड्स मेंटेन एडिशनल और नहीं करने, और लास्ट वाला कि जिसके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होंगे उसका हम क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। ठीक है। ये चैप्टर सिंपल है, इसमें जो चार्ट दे रखे हैं बस वही याद रखना है, उसके सिवा कुछ याद नहीं रखना। रिकॉर्ड्स कहाँ पे कौन कौन सा मेंटेन करेगा? सब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में तो सारे ही मेंटेन करेंगे। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में जहाँ पे जो गुड्स पड़े हुए हैं उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। जब गुड्स की बात आती है तो परसेप्शन ये है कि गुड्स कहाँ से आया ये रिकॉर्ड करना है, ये गुड्स आपके पास जो है वो कितना है वो रिकॉर्ड करना है, जो आया था वो कहाँ कहाँ गया ये भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करके रखनी है। पीयूष चल दिया प्लीज। डिस्कशन हो गया था कि सर क्या क्या रिकॉर्ड करना है। मैन्युफैक्चरिंग भी करना और भी डिटेल पढ़ी। तो परसेप्शन क्या कि सर ये जो हमारा कन्वर्जन हुआ ना रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, तो किस रॉ मटेरियल को कितना लगाया तो कितना फिनिश गुड लगा, इसकी रिपोर्ट जनरेट करके रखनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल्स आपके पास कितना है ये भी रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। फिनिश गुड्स कितना है ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इनवर्ड आउटपुट तो है ही सही। इनवर्ड आउटपुट हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया, आईटीसी, इनपुट आउटपुट पेएबल, और फिर क्या क्या सर ये रहा रिवर्स चार्ज के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेंटेन करना है। सप्लाई और रिसिपिएंट्स का एड्रेस आपको मेंटेन करना है। एडवांसेस और प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, जहां जहां स्टोर्ड। कंपोजिशन वाले को ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि इसका स्टॉक आइटम्स, मतलब वो जो इन्वेंट्री अपन जिसको बोलते हैं ना, अब जब भी स्टॉक ऑफ गुड्स की बात आएगी ना तो मैं वर्ड यूज करूंगा इन्वेंट्री की डिटेल्स इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, पेएबल, कलेक्टेड, आईटीसी क्लेम, उसकी भी इसको डिटेल्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एजेंट के पास एक तो होना चाहिए अथॉरिटी लेटर, फिर किस किस से उसने गुड्स सप्लाई किया, किस किस के बिहाफ पे उसने कहाँ गुड्स सप्लाई किया, फिर डिटेल्स ऑफ अकाउंट फर्निश टू वो अकाउंट सेल्स जिसको अपन बोल रहे थे, जब आप मंथली हिसाब सबमिट करते हो वो टैक्स पेड टू पेड और रिसीव्स ऑफ सप्लाई, जो भी आपने टैक्स पे किया है, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट को आपस में भी जो गुड्स सप्लाई करते हैं उस नया निकाल के यार
तू बैठ जा, वही खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो जाए तो मैं बाहर निकाल दूंगा। एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में भी जो सप्लाई होती है उसको भी सप्लाई मानते हैं, तो उसके ऊपर इसने जितना भी टैक्स पे किया है उसकी भी डिटेल्स। अब देखो ये समझाने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आपको ये लिखना पड़ेगा, विच डॉक्यूमेंट्स आर टू बी या विच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड आर टू बी मेंटेन बाय एजेंट। तो ये 4 पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। रिकॉर्ड्स टू बी एडिशनली मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरर, ये भी बात हो गई सर क्या क्या। एक तो आपको मंथली रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करके आपने कितना प्रोड्यूस किया है, मंथली प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, गुड्स मैन्युफैक्चर। और सर्विस प्रोवाइडर के लिए अपन ने बात कही थी कि यार मैंने अपना ही एग्जांपल लिया था, तो आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या क्या गुड्स यूज़ करता हूँ, नोट्स यूज़ करता हूँ, स्टेशनरी यूज़ करता हूँ, आपका यूनिफॉर्म यूज़ करता हूँ, तो उसकी डिटेल कि मेरे पास कितना कितना है, कहाँ कहाँ से आया, किस किस को इशू किया मैंने। और सर आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैं कौन कौन सी सर्विसेज अवेल कर रहा हूँ वो भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और फिर किस किस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये बात करी थी कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, जो किसी की साइट पे कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, तो कभी कभार मटेरियल खुद का भी लेके आता है और कभी कभार क्लाइंट भी उसको मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो वो खुद का मटेरियल लेके आए कि क्लाइंट उसको मटेरियल प्रोवाइड करे, जो भी मटेरियल साइट पे आ रहा है उस सब की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, और वो मटेरियल कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रहा है इसकी भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। आपको क्लाइंट से कितना कितना पैसा ले लिया और कितना लेना बाकी है ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ आपकी साइट्स चल रही है और इस साइट से रिलेटेड कहाँ कहाँ मटेरियल आपने स्टोर कर रखा है ये भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं कि जितनी भी हाईवे मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग या हाईवे कंस्ट्रक्टिंग वाली जो फॉर्म्स होती है, जो बड़े बड़े हाईवेज बनाती है, तो उनको एक पूरे हाईवे का एक एक लॉट मिलता है कि इतने किलोमीटर एक्स को बनाना है, इतने किलोमीटर वाई को बनाना है। तो मान लो एक्स को 100 किलोमीटर का एक पूरा पैच मिला कि 100 किलोमीटर का हाईवे इसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो उस 100 किलोमीटर में 50-50 किलोमीटर के हो सकता है 2 स्टोर्स बनाएगा, हाईवे के पास में ही कोई खेत में स्टोर्स बनाएगा और अपना सारा मटेरियल वहाँ जाके स्टोर करेगा, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, रेती, सब कुछ, ईच एंड एवरी आइटम। तो वहाँ पे अब ये जो साइट आपकी चल रही है, इस साइट का मटेरियल आपने कहाँ पे स्टोर कर रखा है ये, और वहाँ पर कौन कौन सा मटेरियल स्टोर्ड है ये मटेरियल आपके पास कहाँ कहाँ से आया ये, और कंजम्पशन में कितना कितना यूज़ किया वो। एक बार हम गए थे एक की स्टॉक ऑडिट के लिए, तो वो हमें अंडर कंस्ट्रक्टेड हाईवे पे लेके गए और उनकी साइट पे लेके गए, और साइट पे अब हाईवेज के लिए बहुत मोटे मोटे सरिये यूज़ होते हैं। तो हमारे जाने से पहले, क्योंकि अगर हमें चीज़ें प्रॉपर नहीं मिली, हम रिमार्क डालेंगे तो ओनर ऑडिट करवाता है, और आप लोग ढंग से अगर सामान का ध्यान नहीं रख रहे हो तो वो जो स्टोर इंचार्ज है उसके ऊपर बात आती है, और जो साइट इंचार्ज है उसके ऊपर बात आती है। तो हम पहले ही 1 हफ्ता पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम इस तारीख को स्टॉक काउंटिंग के लिए आएंगे, आप अपना स्टॉक जमा के रखना। ऐसा नहीं कि जब मैं आऊँ तो थोड़ी चीज़ें वहाँ पड़ी है, थोड़ी चीज़ें वहाँ पड़ी है, थोड़ी चीज़ें वहाँ पड़ी है, मैं एक एक को बैठ के गिनते नहीं रहूँगा। तो आप जितनी भी एक जैसी चीज़ें उसको एक जगह स्टोर कर लें, उसकी काउंटिंग रख के करें। मेरा काम काउंटिंग करना नहीं है, मेरा काम है ऑडिट करना, कि जो काउंटिंग आपने करके रखी उसको मैं चेक करूँगा। तो वो लोग जो मोटे सरिये होते हैं ना, उसके एक एक सरिये पे उन्होंने चौक से नंबर लिख रखा था कि ये इस डायमीटर का मेरे पास 50 सरिया बचा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करते 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 50 सरिये की काउंटिंग थी उसमें, ठीक है। स्टोर जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें ये सरिया कब 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 किस किस लॉट में किस किस बिल के थ्रू किस किस वेंडर से आया ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो टोटल कितनी क्वांटिटी सरिये की आई वो, फिर जब उसने, क्योंकि काम हो ही रहा है ना, बन ही रहा है, तो उसने किस किस सुपरवाइज़र किस किस इंजीनियर को किस किस इंजीनियर को कितना कितना लॉट इशू किया। जब इशू करता है तो वो सुपरवाइज़र इंजीनियर का साइन भी लेता है, ठीक है। कितना कितना इशू किया ये रिकॉर्ड करेगा। तो रिसिप्ट आ गई, इशू आ गई, बैलेंस। तो अब मुझे उनके कंप्यूटर में बैलेंस दिख रहा है कि इतने केजी इतने केजी होना चाहिए। अब सरिया तो केजी में होना चाहिए, तो मैं थोड़ी उनसे ये कहूँगा कि ये सारे सरिये आप मुझे अभी के अभी तोल के बताओ। वो तो क्लास बराबर का इतना एरिया लेके बैठा है, कहाँ से तोलेगा वो। तो उसने क्या करा कि सर ये 50 सरिये गिन लो, आप देख लो, काउंटिंग हमने करी रखी है आपकी फिजिबिलिटी के लिए, ताकि आपका काम आसान हो जाए। जितना जल्दी जितना आसान आपका काम होगा
उतने ही हमारी भी जान छूटेगी। 50 सरिये आप कहो तो एक सरिये का वज़न करवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, एक सरिये का वज़न करवा लो। एक सरिये का वज़न मान लो 10 किलो आया, तो एक का वज़न 10 किलो आया, तो 50 का कितना हो जाएगा भाई? 500 किलो। तो देख लो सर, 495 kg का हमारा स्टॉक बोल रहा है या 505 का हमारा स्टॉक बोल रहा है, इतना वेरिएशन तो आ ही सकता है। मैंने कहा ओके, ईच एंड एवरीथिंग ओके। इस तरीके से आपको साइट पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सारा माल स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर वेयर हाउसिंग के लिए भी अपन ने बात कर ली। अब मेरा तो मान लो ये बिल्डिंग ऑफ वेयर हाउस है। वेयर हाउस क्यों बनाए जाते हैं कि यार बहुत सारे प्रोडक्ट सीजनल होते हैं। सीजनल होते हैं तो जो उसका ऑन सीज़न होता है उस टाइम पे वो चीज़ें बहुत महंगे में मिलती है, और ऑफ सीज़न में वही चीज़ें क्या मिल जाती है? सस्ते में मिल जाती है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी उपज एक पर्टिकुलर पीरियड में होती है पर उनका कंजम्पशन पूरे साल भर होता है। मतलब हर मौसम आम माज़ा, कहाँ से आया हर मौसम आम? हाँ, फिर वो पैराशूट हेयर ऑयल, तो कोकोनट 12 महीने कहाँ से आ रहा है? तो ऐसे जो चीज़ें हैं उनको एक साथ बल्क में परचेस करके रखना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं? वो कंज्यूम करते हैं। तो अब जिनके पास कैपेबिलिटी है वो खुद का गोडाउन बनाए, जिनके पास नहीं है तो ये गोडाउन वाला ही एक सिस्टम हो गया। अब एक बिजनेस ही क्या हो गया कि मेरे बड़े बड़े गोडाउन है, आप आओ अपना माल यहाँ स्टोर करके रखो, जब मर्जी पड़े ले जाओ। तो आज मैं वो वेयर हाउसर हूँ, तो ये मेरी पूरी बिल्डिंग है, तो मेरी बिल्डिंग में कब कब किस किस से माल आया और फिर वो माल कब कब गया, और आज के टाइम पे किस किस का माल पड़ा हुआ है और वो कहाँ पड़ा हुआ है, कितनी कितनी क्वांटिटी में है, ये सारी डिटेल मेरे पास होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टर के लिए भी लाइकवाइज कि मैं अगर ट्रांसपोर्टर हूँ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता हूँ, तो मेरे को किस किस डेट पे किस किस ने गुड्स दिए और वो गुड्स को मैंने कौन कौन सी डेस्टिनेशन पे पहुँचाया, और आज के टाइम पे मेरे पास अगर किसी के गुड्स पड़े हुए हैं तो वो कहाँ पे स्टोर्ड पड़े हुए हैं, ये सारी डिटेल्स मुझे पता होनी चाहिए, मेरे पास रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। मीन्स यार अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड में उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आपके पास पाई पाई का हिसाब होना चाहिए, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होना चाहिए। कल बताया ना धूल कहाँ से आई, ठीक है ठीक है। भूख लग रही है? अपूर्व आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय। उठ बेटा रोहित, ये मोबाइल वो लेके आएगा, रिमोट जा बेटा, रिमोट लेके आ। फोन करेगा अपूर्व, वही नहीं जा। फिर भी उठ, सेल लेके आ। अरे यार तू क्यों जा रहा है? बहुत सीधा यार, चल। स्वागत है आप लोगों का ब्रेक के बाद। यह है हमारे जीएसटी का लेक्चर का पार्ट 2। किसी बेवकूफ़ के चक्कर में पहले वाली वीडियो अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप हो गई, आग लगे उसे। जब लगनी हो तब, अभी नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। हाउ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड विल बी मेंटेन, मतलब मैन्युअली भी मेंटेन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक। देख मुंह उसका बना है। कल है ना, कल एक स्टूडेंट था 11th क्लास में, भविष्य, जानते हो तुम लोग? हाँ अच्छा, तो छोटा सा है, गोलू मोलू सा है वो, ठीक है, बहुत उदास बैठा। अब आप तो मेरा नेचर जानते ही हो, बहुत देर से उदास बैठा हूँ। तो मैंने उससे बोल दिया क्या हो गया भविष्य, कोई मर गया क्या? तो मैं नहीं सर, मैं मरमुरा क्या होता, मेरी क्या पिक्चर है। मेरा क्या हुआ, कोई छोड़ के चला गया? तूने कुत्ता पाल रखा है, तेरा कुत्ता मर गया, तेरे घर वाला सब कुछ सही है क्या? सब कुछ सही है। जब सब कुछ सही है तो मुंह क्यों उतार रखा है उसने? मैंने कहा देख बेटा, तू सब कुछ सही है, अगर फैमिली में सब कुछ ठीक है तो तेल लेने की दुनिया, फिर क्या फ़र्क पड़ता है? तू आराम से मुस्कुरा के बैठ। तो वापस तो ही मैंने दूसरी बार समझाया, फिर वही मैं भगा दूँगा तेरे को क्लास से।
मेरे को ये उत्तरी शक्ल पसंद नहीं है ना हिमानी? यही तो मैं कह रहा हूँ, सब ठीक है। ओके ओके, क्या हुआ? तेरे पीछे क्यों पढ़ूंगा मैं? तो मुंह उतारा क्यों तूने? मैं मेरे को एक आध साल लगेगा ये एक्सेप्ट करने में कि ये ऐसी ही है। पढ़ो, कैसे आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, मैन्युअली या इलेक्ट्रॉनिकली? सर जैसे भी हो, हम मांगे तो तुरंत मिलने चाहिए, सिंपल। इलेक्ट्रॉनिकली भी है तो किसी ऐसे फॉर्मेट में होने चाहिए कि वो रीडेबल हो, कि ऐसा नहीं है कि आपकी सिस्टम में चल रहे हैं, हमारे सिस्टम में चल ही नहीं रहे। आपने देखा होगा ना, अलग अलग वीडियो फाइल्स के भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। AVI होता है, MP3, MP4 और APK तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है, ठीक है। MKV होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। सर ऐसे फॉर्मेट हो जो मशीन रीडेबल हो, आपकी भी मशीन रीड कर सकती हो, हमारी भी मशीन रीड कर सकती हो। या फिर अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ले रखा है कि जिसके जो फाइल्स हैं वो आपके ही सॉफ्टवेयर में रीडेबल है, तो आपको हमें वो चीज़ें मुहैया करानी पड़ेगी जिससे वो हमारी मशीन में भी क्या हो जाए, रीडेबल हो जाए, ठीक है। अगर हम कहेंगे आपको प्रिंट करके देना है तो आप प्रिंट करके दोगे। अगर वो प्रिंटिंग बहुत भारी पड़ रही है आपको, तो आप मशीन रीडेबल फॉर्मेट में हमें लाके दोगे, उसको डिजिटली साइन करके दोगे, उसका प्रॉपर बैकअप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मीन्स कैसे भी यूँ समझो, हम उस डेटा को एक्सेस कर सकें, बस किसी भी रीजन से ये बहाना ना बनाया जा सके कि सर इसको तो हम ही एक्सेस कर सकते हैं, या अभी आप नहीं कर सकते, या आप कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर ये कहता है रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर, कि जब हम आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लेके जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके जाएंगे, तो आप उसको ऑथेंटिकेट कैसे करोगे भाई? डिजिटल सिग्नेचर से करोगे। डिजिटल सिग्नेचर आपको करके बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप ऑफ रिकॉर्ड्स बी मेंटेन एंड प्रिजर्व। हमने कहा अभी अपन पढ़ेंगे अगले टॉपिक में कि 6 साल तक आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो बैकअप 6 साल तक आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। Such records need to be produced on demand in hard copy or any electronic readable format। जब हम मांगे तब आपको हार्ड कॉपी में देना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल फॉर्मेट में देना पड़ेगा। Records in electronic form, books or accounts include any electronic form of data stored on any electronic device। सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर्ड है, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। Details of files, their passwords and expression for codes or any other info required for access। क्या क्या देना पड़ेगा आपको? फाइल्स कहाँ स्टोर्ड है, किस किस फॉर्मेट में स्टोर्ड है, क्या क्या पासवर्ड है, उसको यूज़ करने के लिए क्या क्या कोड्स हैं, उसके सारे एक्सप्लेनेशन आपको हमें देने पड़ेंगे, मना नहीं कर सकते आप, ठीक। देन सर इलेक्ट्रॉनिकली है ना, मैनुअल में भी ओवरराइटिंग और स्ट्राइकिंग अलाउड नहीं है, इसमें भी डिलीशन ओमिशन ओवरराइटिंग और इरेज आप नहीं कर सकते। मतलब वैसे तो हम करते ही हैं, जनरली तो हम करते ही हैं, लेकिन वेरिफिकेशन होने के बाद आप नहीं कर सकते। आज अगर मैं कोई अकाउंटिंग कर रहा हूँ, करते करते एंट्री गलत हो गई तो फटाफट डिलीट और नई एंट्री। सर मेरे से अमाउंट गलत चला गया तो नई एंट्री। अब लेकिन जिस चीज़ का डेटा आपने सबमिट कर दिया ना, तो एक बार डेटा सबमिशन के बाद आप उन एंट्रीज को इरेज और रेक्टिफाई नहीं कर सकते, वो लॉक हो गई, ठीक है। अब वो लॉक हो गई तो फिर उसके बाद तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा। इनकरेक्ट एंट्रीज अदर देन दोज ऑफ क्लरिकल एरर्स बी स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन एंड देयर आफ्टर करेक्ट एंट्री बी रिकॉर्डेड। बेटा ये है ना, ये मैनुअल के लिए होता है कि जब मैनुअल कैश बुक्स बनती है या मैनुअल रजिस्टर्स बनते हैं, तो उसमें अगर कोई ओवरराइटिंग आ गई, किसकी वजह से? सर क्लरिकल एरर की वजह से। तो मेरे से गलती से गलत अमाउंट लिखाई में आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो हाथों हाथ बैक स्पेस का बटन दबाते हैं, डिलीट हो जाता है। यहाँ तो जब लिखाई में आ गया तो फिर क्या करे? तो फिर वो क्या करता है? व्हाइटनर यूज़ करता है, व्हाइटनर यूज़ करके उस पर नया अमाउंट लिखता है। तो जब भी ये ओवर राइटिंग होगी ना, तो आपको प्रॉपर अटेस्टेशन करना पड़ेगा वहाँ पे, मतलब उस जगह पे अब जो उनका हेड होता है उसकी सील साइन लगनी होती है कि हाँ यही सही अमाउंट है, हम जिम्मेदारी लेते हैं।
इसके पीछे कोई और अमाउंट नहीं था, ठीक है। इन केस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बीइंग मेंटेन, अ लॉग ऑफ एवरी एंट्री एडिटेड और डिलीटेड शैल बी मेंटेन। कि यार अगर मैनुअल है तो मैनुअल में तो आप ओवरराइटिंग करोगे तो हमें क्या चाहिए, अटेस्टेशन चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली हो तो जब आप एडिट इरेज कर रहे हो तो उसका मुझे लॉग चाहिए, डिटेल चाहिए, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे किस पर्सन ने कौन सी एंट्री डिलीट करी, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मैन्युअली भी सीरियल नंबर। अगर मैन्युअली मेंटेन कर रहे हो तो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। सर ये क्या होता है, तो बिल बुक होती है ना, बिल बुक, तो बिल बुक अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिलिंग स्टार्ट करी 1 से, तो एक बिल बुक में 100 पेजेस होंगे, 1 to 100, तो अगली क्या होनी चाहिए, 101 to 200, ऐसे सीक्वेंस से चलनी चाहिए, ठीक है। फिर अभी आप अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, आप सेल्स बुक मेंटेन करोगे, कैश बुक मेंटेन करोगे और दूसरे अलग अलग रजिस्टर्स, स्टॉक रजिस्टर्स मेंटेन करोगे, तो जो पहला स्टॉक रजिस्टर है वो भी सीरियली नंबर्ड होना चाहिए 1, उसके बाद जो स्टॉक रजिस्टर आया 2, उसके बाद जो स्टॉक रजिस्टर आया 3। मींस आप लोगों ने अभी तो शायद मुझे नहीं लगता आप इतनी प्रैक्टिस करते होंगे किसी सब्जेक्ट की, लेकिन जब आपने अकाउंट्स की प्रैक्टिस करी थी और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करी थी तो एक रजिस्टर भर गया था तो दूसरा रजिस्टर रखा कि नहीं रखा आपने, हाँ। तो आपको रजिस्टर में रजिस्टर नंबर 1 लिखना पड़ेगा, रजिस्टर में रजिस्टर नंबर सेकंड पे नंबर 2 लिखना पड़ेगा। तो ये बुक्स भी क्या होनी चाहिए, सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड। जब हम बोले लाना पड़ेगा, सर अभी तो नहीं ला सकता, मम्मी सो रही होगी, मैं घर नहीं जा सकता, ये सब कुछ नहीं है, हम आपको टाइम देंगे तब आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नहीं सर बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेरी है, मैं क्यों दूँ, ये रहा बेटा एक्ट में लिखा हुआ है कि जब हम मांगेंगे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, टेबल पे लाके रखनी पड़ेगी, ठीक है। चाय बना के रखना, कचौरी ला के रखना, हम आएंगे। आई एम सॉरी बाबू, डायरेक्ट। और अभी जीएसटी वालों की बहुत सारी रेट्स चल रही है, पता नहीं उनको कौन सा कोई टारगेट वारगेट है, हर जगह रेट पड़ रही है, हर जगह। मेरे तो 3-4 क्लाइंट के ऊपर रेट पड़ गई। पर मैं तुम्हारे खातिर नहीं जाना यार, हाँ बहुत बहुत रेट। फिर क्या हुआ, वो सबकी अलग अलग कहानी। क्या डाटा नहीं होता, डेटा होता है। उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, वो तो डाउट के ऊपर ही जाते हैं, फालतू मेहनत करते नहीं है। जिसके ऊपर डाउट होता है कि इसने चोरी करी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, पहुंच जाते हैं और फिर यही रिकॉर्ड चेक करते हैं। अभी इस चीज़ के लिए एक बात बताऊं मैं आपको। एक जीएसटी का एक मैटर है, जीएसटी के एक मैटर में एक एसएससी के पास ये जीएसटी वाले पूरी टीम लेके आ गए और इसने एक ऐसे पर्सन से माल परचेज किया था जिसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। अब उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, ये उसको ढूंढ रहे हैं तो वो मिल नहीं रहा, ठीक है। तो इसके पास आ गए और इसके पास आके देखा कि इसने उससे मान लो 50 लाख का माल परचेज किया है, 50 लाख का माल परचेज किया है और उसने अपना जीएसटी फाइल नहीं किया, जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपको इनपुट नहीं मिलनी चाहिए ना। तो क्या ठीक है सर, 50 लाख रुपए के ऊपर 9 लाख रुपए का आईटीसी मैं रिवर्स कर देता हूँ। कि नहीं, आप सिर्फ आईटीसी रिवर्स नहीं करोगे, नहीं इंटरेस्ट पेनल्टी भी नहीं। वो यूँ कह रहे हैं कि आपने 50, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ उनको, उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट पूरे चेक करे, 50 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए का पेमेंट कर रखा था उसको, कि 30 लाख रुपए का अभी आपका पेमेंट आउटस्टैंडिंग है ना उसको, वो तो हमारे ढूंढे नहीं मिल रहा, आप ये पूरा 30 लाख रुपए का पेमेंट हमें करो। तो पूरा 30 लाख रुपए का पैसा आप मुझे दो, ठीक है। और फिर उसके बाद अरे यार अभी जहाँ 9 लाख रुपए देने थे वहाँ 30 लाख रुपए देने पड़ गए, तो नुकसान ही है ये तो, ठीक है। वो इनको नहीं मिल रहा, मुझसे तो पैसे लेगा आके, मेरा तो व्यापारी है वो, ठीक है। तो अब 30 लाख हमें दो। और फिर ये पूरी बुक्स उसकी कन्फिस्टिकेट करके ले गए। सुबह से आए थे, शाम तक छानते रहे और गलतियां ढूंढते रहे, और जब थक गए घर जा रहे हैं तो सारा अकाउंटिंग डेटा अपने साथ ले गए और फिर अपने ऑफिस में बैठ के होमवर्क कर रहे हैं उसके ऊपर।
ठीक है। फेलियर टू मेंटेन द अकाउंट्स, सर पेनल्टी लगेगी 73, 74। PO shall determine the tax payable on the unaccounted goods and or service as the same had been supplied by such person। ये तो अपन पढ़ चुके ना अभी, किस में पढ़ चुके? 35(6) में पढ़ चुके कि जितने भी अनरिकॉर्डेड गुड्स होंगे उनको क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई मान लिया जाएगा, और उस सप्लाई के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और उस टैक्स के ऊपर 73, 74 की पेनल्टी भी लगा दी जाएगी। ठीक है। पेनल्टी के अलग अलग प्रोविजंस है। पेनल्टी में चेक, ये अब असेसिंग ऑफिसर का थोड़ा सा अधिकार भी है, उसके ऊपर पावर भी है। मिनिमम पेनल्टी 15% होती है, फिर जैसे जैसे डिफॉल्ट बढ़ता जाता है, डेज बढ़ता जाता है, उसकी तरफ से मक्कारी बढ़ती जाती है। मतलब वो रिप्लाई कर नहीं रहा, हमारे कहने के बाद भी कोऑपरेट कर नहीं रहा, तो 15% से 25%, 25% से 50%, 75%, 100%, 100% के साथ साथ 200%, 200% के बाद 400%, और 400 के बाद होता है 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द इनवॉइस। मैक्सिमम पेनल्टी क्या होती है? जितने का माल है, जितने का इनवॉइस है, उतने का, मतलब 1 लाख रुपए के पे 18,000 का टैक्स है, तो मैक्सिमम पेनल्टी 18,000 का 15%, 25%, 50%, 18,000 का 100%। अब 18,000 का 100%, 18,000 का 200%, और फिर 400% नहीं है शायद, वो मैं फ्लो में बोल गया, 200%, और उसके बाद अप टू द इनवॉइस वैल्यू। अप टू द इनवॉइस वैल्यू मतलब पूरा 1,18,000 पेनल्टी। 18,000 टैक्स तो जो देना है सो देना ही है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना है सो देना ही है, प्लस इनवॉइस वैल्यू जितना पेनल्टी भी आपको देनी है, मैक्सिमम पेनल्टी 15,000 में 15% में भी टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। टैक्स की चोरी करी है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। चोरी तब करी थी, आज दे रहे हो तो ब्याज भी देना ही पड़ेगा, उससे तो कोई माफ़ी है ही नहीं। माफ़ी सिर्फ पेनल्टी की होती है, असेसिंग ऑफिसर का अधिकार होता है, उसी पे वो मजा भी आता है उसको। सेल ही मान लिया ना, अब क्यों नहीं करूंगा? मैंने यूं बोला था कि उसके ऊपर अब और टैक्स आपको वहां पे करने की जरूरत नहीं है, आप वहां कर चुके हो। और हाँ, और सही बात है, और आप जो आगे बेचोगे उसको भी आईटीसी मिलेगा नहीं, तो वो भी टैक्स आपको देगा नहीं। ठीक है। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, कब कब आपको रिटेन करने पड़ेंगे आपके पास, मतलब स्टोर करके रखने पड़ेंगे। 72 मंथ्स तो याद रह जाएगा, 6 ईयर्स है, लेकिन आगे के 6 ईयर की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? ये देखो, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर परटेनिंग टू सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ड्यू डेट क्या है? एक्चुअल डेट नहीं बोली, क्या बोली? ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर। तो जो आपका प्रीवियस ईयर था उसके बाद के फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर, उस 31 दिसंबर के बाद 72 मंथ्स। ठीक है। अब सर इस बीच अगर कोई स्क्रूटिनी प्रोसीडिंग चालू हो गई तो, और ये स्क्रूटिनी में बड़े बड़े केस और लंबे चलते, 4-4, 5-5 साल तक तो केस ही चलते रहते, तो जब तक वो प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक भी आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, और इवन उसके 1 साल बाद भी स्टोर करके रखना पड़ेगा। वेयर एन अपील, revision, any other proceeding before any appellate or revisional authority or appellate tribunal or court or an investigation is going on, 1 year after disposal of such appeal, revision, proceeding, investigation, or 72 months from the date of furnishing of annual return for the year pertaining to such accounts and records, whichever is later। अब यार ये एक इसकी समरी में एक प्रॉब्लम है, मुझे बुक दो आप लोग। ऊपर उसने ड्यू डेट बोला है और नीचे इसने एक्चुअल डेट बोला है। पॉज कर दो बेटा।
ठीक है, ड्यू डेट ही है, एक्चुअल डेट नहीं है। ड्यू डेट मतलब 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर से के 6 साल, मतलब ये अच्छी डेट है, याद रखने में इजी है। तो 31 दिसंबर के बाद आपका महीना चालू होगा जनवरी से, तो पूरा कैलेंडर ईयर, 6 कैलेंडर ईयर आपको रिटेन करके रखना है। अपील और स्क्रूटिनी का क्या बोला उन्होंने, मान लो 6 साल तक मैं रिटेन कर रहा हूँ, इनके ऊपर भी एक बाउंडेशन होती है, हम फाइनल में पढ़ेंगे, हम तो नहीं, आप लोग फाइनल में पढ़ोगे कि टैक्स डिपार्टमेंट वाले कितने साल में हमारा जो असेसमेंट है वो कर दें। अराउंड 3 साल होता है कि 3 साल तक, मतलब जो हमारा प्रीवियस ईयर गया उसके अगले 3 फाइनेंशियल ईयर में उनको हमारा असेसमेंट कर देना होता है, सील सप्पा लगा देना होता है कि ये बिल्कुल सही है, और कोई गलत है तो फिर उनको डिमांड रेज कर देनी होती है विदिन 3 ईयर्स। अब अगर उन्होंने डिमांड रेज कर दी और हम अपील में गए और वो केस चल रहा है और इतना लंबा चल रहा है कि वो 6 साल तो ख़त्म ही हो गए कब के, फिर भी अभी केस चल रहा है, ठीक है, 6 साल तो निकल चले और केस चल रहा है। जब तक केस चल रहा है तब तक तो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने ही पड़ेंगे। आप ये थोड़ी कह सकते हो चलता रहे केस, हमने तो अकाउंट्स आग लगा दी क्योंकि 6 साल खत्म हो गए, नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो केस चल ही रहा है। इवन केस खत्म होने के बाद भी 1 साल तक आपको प्रिजर्व करके रखना है। तो या तो वो केस खत्म होने का 1 साल या फिर 6 साल, विच एवर इज लेटर। प्रोसीडिंग बहुत छोटी चीज है, कब की खत्म हो गई, तो वो 1 साल तो मेंटेन करोगे इसी, और वो 6 साल जो करने थे वो करोगे इसी, ठीक है। मीन्स मिनिमम 6 साल तो आपको स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो ये जो इवन ये 8 साल का प्रोविजन इनकम टैक्स में भी है। इनकम टैक्स में 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखने पड़ते हैं और यहाँ पे 6 ईयर्स तक। कंपनी में भी 8 है, ठीक है। तो अब यार ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ ही तो मेंटेन करके रखना है। एज पर इनकम टैक्स भी है, एज पर जीएसटी भी है, एज पर कंपनी रिकॉर्ड्स भी है। तो मतलब जितना भी पेपर मैंने क्रिएट किया है साल भर में वो सारा मुझे प्रिजर्व करके रखना है। तो इवन ये लोग है ना एक एक गोडाउन लेके रखते हैं इन पेपर्स को स्टोर करने के लिए, सिर्फ इन पेपर्स को स्टोर करने के लिए गोडाउन लेके रखते हैं। और मुंबई में तो ये एक स्पेशल सर्विस है कि आपके पेपर्स, क्योंकि वहां तो मतलब ये तो अरबपतियों का ऑफिस है, वहां पे इतना बड़ा ऑफिस, मतलब आदमी अरबों खरबों पति है तो इतना बड़ा ऑफिस है। तो यहाँ पे वो कैसे पेपर डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखेगा। तो एक अलग से एक एजेंसी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपसे ले लेगी और उसके पास प्रिजर्व करके रखेगी, क्योंकि आपको 6 साल तक प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। फिर जैसे जैसे साल बीतता जाए उसके पास जाओ, अपने 6 साल पुराने रिकॉर्ड निकलवाओ और उसको डिस्ट्रॉय करो और सील थप्पा लगा के ले आओ कि अब आपके पास सिर्फ इतने ही रिकॉर्ड्स, ठीक है, खत्म, संपला। बाय, टाटा, सी यू।